बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में जो दिफाई बजट रखा गया है वो 1370 अरब रुपए है और ये हमारे जीडीपी का 2.8% बनता है, जबकि मुल्की कौमी बजट का ये सिर्फ 16% बनता है। इसमें अगर नाज़रीन हम मज़ीद इसको बाइफरकेट करें तो तकरीबन 7% जो बजट है वो पाक आर्मी को जाएगा, बाकी पाक फ़ज़ाइया और पाक नेवी को जाएगा। बड़े अरसे से एक प्रोपोगेंडा होता आया कि हमारी आर्मी जो है वो तकरीबन मुल्क का 70 से 80% बजट खा जाती है। उसके हवाले से हकाइक क्या है, बजट डॉक्यूमेंट क्या कहता है, और किसी भी मुल्क में दिफाई बजट जो है वो उसके दुश्मन को देखकर भी रखा जाता है। तो हमारा जो दुश्मन है भारत, जो हमसे कई गुना बड़ा है, उसका दिफाई बजट क्या कहता है, वो अपने फौजी पे कितना इन्वेस्ट करता है, इसके हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें और फिर इस पर बहस करेंगे हम। एक मखसूस तबका पाक फौज से मुतल्लिक प्रोपोगेंडा करता है कि हमारा 70 से 80% बजट पाकिस्तान की फौज खा जाती है। आइए जरा हकाइक का जायजा लेते हैं। आइंदा माली साल दिफा के लिए रखा गया बजट कुल 1370 अरब है और ये मजमुई कौमी बजट का 16% बनता है। मौजूदा दिफाई बजट जीडीपी का 2.8% है। इसमें पाक आर्मी का दिफाई बजट मुल्क की बजट का 7% बनता है। इस बजट के तहत पाकिस्तान आर्मी को 651 अरब 54 करोड़ से जायद, जबकि फजाइया को 291 अरब और बहरिया को 148 अरब 73 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुल्की माशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट साल 2019 से 20 का मुंजमद रहा। 2020 से 21 के बजट में पाक फौज की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। इन सालों में रुपए की कदर में कमी और अफराते ज़र में इजाफे के बावजूद दस्तयाब वसाइल में अखराजात को पूरा किया गया। पाकिस्तान अपने एक फौजी पर सालाना $12,500 खर्च करता है। आइए जरा अब हमसाया मुल्क के दिफाई बजट का जायजा ले लें। भारत अपने एक फौजी पर सालाना $42,000 खर्च करता है। सालाना दफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। साल 2014 से 2019 तक भारत का दिफाई बजट 51 से 71 अरब डॉलर तक बढ़ा, जबकि पाकिस्तान का जूं का तूं रहा। ये पाकिस्तान की निस्बत 6 से 7 गुना ज्यादा बनता है। 2020 में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा असला दरामद करने वाला मुल्क रहा। भारत सालाना 18 से 19 अरब डॉलर असले की खरीदारी के लिए खर्च करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का दुगना है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, भारत एक अपने फौजी पर सालाना $42,000 खर्च कर रहा है और हम अपने एक फौजी पर 12,500 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं। फ़र्क आपके सामने वाज़े है। भारत एक बड़ी मईशत है, लेकिन पाकिस्तान को अपने महदूद वसाइल में रहकर उनका मुकाबला ज़रूर करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि गुज़िश्ता 2 सालों की अगर बात की जाए तो पाक फ़ौज का जो बजट है वो मुंजमद रहा और एक तो कोरोना वायरस था, फिर मुल्क की मईशत डूब रही थी, इसलिए अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो सका। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से 74 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। मेजर जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो ये बजट रखा गया है इसको वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, मुझे ये बताएंगे कि ये जो बजट रखा गया है इसके हवाले से अपोजिशन भी बातें कर रही है, आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में दिफाई बजट सेटिस्फैक्ट्री है? जी थैंक यू। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा डिबेट सियासतदान इसको बना देते हैं और कुछ और इंटेलेक्चुअल्स भी मिलकर ये बड़ा हदफ तनकीद बनाया जाता है कि शायद पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हमारे दिफाई अखराजात हैं, जबकि हकायक ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस साल के इस बजट को ही देखें कि कितना अमाउंट रखा गया है, तो वो टोटल नेशनल बजट का 16% है। आम बात कर दी जाती है जी हमारा 60 से 70% दिफा पे खर्च हो जाता है, ये 16% है। और अगर आपके पास फिगर हैं तो हमारा नेशनल बजट 8,487 अरब रुपए का है, ऐसे ही है। जी और जी। उसके अंदर जो डिफेंस बजट है वो 1,370 अरब का है। ये एग्जैक्टली 16% अमाउंट बनता है
जो नेशनल डिफेंस का या डिफेंस बजट है। अब इस नेशनल डिफेंस बजट में अगर आप एक फिगर और ले लें कि क्या, एक तो ये हो गया कि ये 16% है नेशनल बजट का, और 84% कौमी वसाइल कौमी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो कि कौम की फलाह के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जहां भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें। तो 16% डिफेंस बजट हुआ। अब इसकी अगर आप तारीख में चले जाएं तो हमारे मुल्क में जब 1970 में डिफेंस बजट बना था तो उस वक्त 6.5% था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, जीडीपी का। और उसके बाद 2000 में जाएं तो 4.6% था। और अगर आज के इस बजट को उठाएं तो ये जीडीपी का 2.8% है, 3% से भी कम है। तो 1970 से लेके अब तक मुसलसल ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, उसमें तो मुसलसल नेशनल डिफेंस बजट कम से कम तर होता जा रहा है, बड़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। तो एक ये दूसरी एविडेंस है। तीसरी बात होती है कि इसको आप कंपेयर करें कि दुनिया की तमाम आर्मीज के मुकाबले में हम पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तान जो कि 10वीं ताकतवर फौज है पूरी दुनिया में, क्या उसके ऊपर हमारे अखराजात ज्यादा हैं दुनिया के मुकाबले में? तो मैं एक फिगर आपके सामने रखता हूं, आप इसको जहां चाहें चैलेंज कर लें कि अमेरिका में 3.41% उनकी जीडीपी का दिफा पे खर्च होता है। इंडिया का 2.6% खर्च होता है। इसराइल का 4.6% खर्च होता है। और सऊदी अरेबिया का 8% खर्च होता है उनकी आर्मी के मुताबिक, जबकि मैंने आपको बताया कि हमारा 2.8% है। और नेक्स्ट अगर आप ये देख लें कि हमारा सोल्जर एज कंपेयर टू दी अदर आर्मीज, मैं 4 आर्मीज के फिगर आपके सामने रखता हूं। एक इंडियन आर्मी है, दूसरी सऊदी अरेबिया की है, तीसरी अमेरिका की है और एक पाकिस्तान की है। तो हमारा इमीडिएट जो कंपैरिजन बनता है वो इंडियन आर्मी के साथ बनता है कि पाकिस्तान के एक सोल्जर के ऊपर एक साल में 13,400 एक साल में खर्च होते हैं, जिसमें उसकी पेंशन है, राशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, टोटल तमाम अखराजात मिलाकर एवरेज एक सोल्जर के ऊपर $13,400 यानी माहवार $1,000 या इससे कुछ ऊपर खर्च होता है। जबकि अमेरिका में $3,92,000 खर्च होते हैं, सऊदी अरेबिया में $3,71,000 खर्च होते हैं, और खुद इंडिया में $4,200 एक सोल्जर के ऊपर सालाना अखराजात हैं। सॉरी 42,000 इन केस ऑफ 42,000 इंडिया, सर, एग्जैक्टली 42,000 खर्च होते हैं। तो हमारी सस्ती तरीन फौज यानी एक्सपेंडिचर के एतबार से, जीडीपी के एतबार से सस्ती तरीन फौज 2.8% जीडीपी का, और नेशनल बजट का सिर्फ 16% अखराजात पूरे डिफेंस पे खर्च होते हैं। और अब इस डिफेंस में से अगर आप उठा लें पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, तो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर 40% अखराजात आते हैं, जबकि बाकी 60%, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत महंगा इक्विपमेंट होता है एयरफोर्स और नेवी का, तो बल्क वहां चला जाता है। जबकि हमारी स्टैंडिंग आर्मी 6.5 लाख फौज है और तकरीबन 13 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। तो ये पूरा डिफेंस बजट अगर आप देखें तो इसका ये टोटल इम्पैक्ट है नेशनल इकोनॉमी के ऊपर, और कौमी सलामती के जो दिफाई अखराजात हैं वो ये हैं। अब इनमें से एतराज किस बात पे है या किस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे आप जो सवाल पूछना चाहें हम बात जन साहब करें। यही सवाल आपके सामने रखूंगा। हमने देखा कि 7% है अगर वो पाकिस्तान आर्मी को की बात की जाए, जो कि टोटल 16% है, उसमें से सिर्फ 7% जाता है। तो स्पेसिफिकली पाक फौज के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि ये 60 से 70% बजट खा गई? हमने आदादो शुमार भी रखे, आपने भी रखे,
तो ये प्रोपोगेंडा आप क्या समझते हैं सियासतदानों की जानिब से किया जाता है, उन हलकों की जानिब से किया जाता है जिनको जो कि मुल्क दुश्मन है और यहाँ बैठकर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को मलाइन कर रहे हैं? इंडियन क्रॉनिकल्स हमारे सामने है कि जिस तरह से उन्होंने इंकशाफात किए, ये मामला ये अवेयरनेस के थ्रू हल हो सकता है? और आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें ऐसी अफवाहें कि 70 से 80% वो कितना डैमेजिंग है हमारे मुल्क के लिए? देखिए, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक तो ये जो फिगर्स हैं आज पूरी कौम सुन रही है, ये बजट में लिखे हुए हैं, पूरे ईवान में इनको डिस्कस और डिबेट किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। ये कोई ऐसी राम कहानी हम नहीं सुना रहे जो फेक है या फक फिगर है, ये सामने है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना और उनके मोरल को इफेक्ट करना और उनके इमेज को ख़राब करना, जो कुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के सिविलियंस के दरमियान एक खलीज हायल कर दी जाए ताकि लोगों में ये तासर पैदा हो कि हमारे मुल्क में तमाम तर मुआशी बदहाली या गुर्बत या जो कम तरक्की है, इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। जबकि पाकिस्तान आर्मी की भी जो इनकम है, अगर आप उसको देखें तो वो भी जीडीपी में चली जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉरेनर नहीं है, पाकिस्तान के ही लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर ही तनख्वाहें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पेंशन है और राशन है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर से ही आता है और सर, मैं पाकिस्तानियों बिल्कुल पर ही आपकी खर्च बात हो को जाता है। इंडोर्स करूंगा। इसमें मैं फैक्ट्स एंड फिगर भी कोट कर दूं नाज़रीन के लिए। 2.5 अरब रुपए जो है वो कोरोना की मद में दफाई बजट से हमारे लगे। फिर 257 मिलियन जो रुपए हैं वो भी दफाई बजट से लगे, टिड्डी दल जो आई थी उसको दिफा करने के लिए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोलिशन सपोर्ट फंड जो हमें मिल रहा था ऑपरेशन करने के लिए वो भी ख़त्म हो गया। तो इन तमाम हालात में इन बातों को एक्नॉलेज जन साहब नहीं किया जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक अनफॉर्चुनेट प्रोपेगेंडा है जिसकी पीछे सियासी तारीख तो साफ नजर आती है, क्योंकि 3 दफा मार्शल लॉज लगे और 10-10 साल जनरल्स ने हुकूमत की। तो सियासतदानों का एक, हालांकि उसमें भी तमाम सियासतदानों ने जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनकी अक्सरियत ने इन दोनों अदवार में या तीनों अदवार में तो इनके वालिदैन होंगे, लेकिन इन 2 अदवार में जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के दौर में इन्होंने खुद इन्हीं ईवानों में बैठ के सियासत की है। लेकिन सामने चूंकि एक उस वक्त हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आर्मी का एक चीफ होता था, लिहाजा एक तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जो सियासत में मुदाखलत की तनकीद तो बनती है, लेकिन नेशनल वसाइल के गलत इस्तेमाल की तनकीद नहीं बनती, जो कि हार्मफुल है। और मेरी कन्विक्शन है आज भी कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम फौज की दिल से इज्जत करते हैं और फौज जिस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर कुर्बानियां दे के, जान पे खेल कर सरहदों पे दिफा कर रही है, उसकी कदर भी लोगों को दिलों में है। जन साहब, एक लेकिन सवाल लोग ये भी सियासतदान उठाते हैं कि ये स्कोरिंग तो का हमारे कोई सामने मौका नहीं नंबर्स आ जाने। गए इस वजह से कम है, क्या किसी और मद में सीक्रेट फंड्स की मद में या किसी और मद में ये फंड्स बाद में फौज को दिए जाते हैं? आप तो बखूबी वाकिफ, नहीं, ये क्लियर कर ये दें। जो फिगर्स हैं, देखिए ये जो फिगर्स हैं, इनमें तो ना कोई फजिंग है, ना कोई इसमें चैलेंज है, और ये राइटिंग ऑन द वॉल होते हैं और ये लिखे जाते हैं, ये मौजूद हैं। जो एक और इशू होता है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए जो फंड्स हैं, वो चीजें चूंकि रोजाना के अखराजात में नहीं होती, वो जब स्पेशल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर वो फंड चाहिए होते हैं, तो वो सवाबदीदी अखराजात के तौर पर या सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे वो अपने फंड से मुहैया करते हैं। लेकिन नेशनल डिफेंस बजट जो है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक, जन साहब, एक और भी चीज़ है जिसकी निशानदही की है हमने और वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर भारत अपने एक फ़ौजी पर $42,000 खर्च कर रहा है सालाना और पाकिस्तान अपने एक फ़ौजी पर $13,000 खर्च कर रहा है या $12,500 खर्च कर रहा है या 13,500 कर रहा है, कोई भी एक फिगर कर रहा है, तो आप समझते हैं कि ये क्या बजट काफ़ी है? हमारा दुश्मन हमसे बहुत बड़ा है और उसका मुकाबला किसी ना किसी तौर पर तो हमने करना है। नहीं, यकीनन बजट सफिशिएंट है।
हमने अपने वसाइल को देखकर, जिसे कहते हैं ना, अपनी चादर देख के पांव फैलाने हैं। हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मेंटेन करना है एफिशिएंटली, और हमारी मिलिट्री लैंग्वेज में हम कहते हैं कि टैंक फॉर टैंक और एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट हमने नहीं करना। उनकी आर्मी हमसे बहुत बड़ी है, तो हमें उतनी बड़ी आर्मी रेज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो टैंक खरीदते हैं जो बिलियंस का आता है, अरबों रुपए का आता है, उसमें हम एंटी टैंक मिसाइल खरीद देते हैं और उनके टैंक का जवाब एक तोड़ तलाश कर लेते हैं। तो हम अपनी बेहतर प्लानिंग, बेहतर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी से, बेहतर टैक्टिक्स से और बेहतर जो सलाहियत है उससे उनका मुकाबला कर रहे हैं, न कि टैंक वर्सेस टैंक और मिसाइल वर्सेस मिसाइल बना के उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो हम बेहतर प्लानिंग और छोटे बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से हम उनके साथ जो उनकी फोर्स है उसका काउंटर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिव है, और हिंदुस्तान की जरूरत नहीं होगी कि वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई जरूरत कर सके। कि एक उसने 27 को जो फरवरी में किया था उसका नतीजा पूरी कौम ने देख लिया। जन साहब, एक आखिरी सवाल भी करूंगा, और वो ये है कि एहसन इकबाल साहब ने अपनी ट्वीट में कहा कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में 40% इजाफा किया था दिफाई बजट में, जबकि 3 साल मुसलसल होने को हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 साल तो मुंजमद रहे और इस साल सिर्फ 74 अरब का इजाफा किया गया। हाउ डू यू सी दिस? आपके कॉमेंट्स चाहिए इस ट्वीट पे। अब देखिए, इसमें काउंटर आर्गुमेंट एक ये है स्ट्रेट अवे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत या आर्मी मिलकर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं रही, बल्कि उन्होंने उनको 2 साल तक तो मुंजमद रखा। और अब जाहिर है जो महंगाई है और जिस तरह ये 10% इंक्रीज पेंशन और तनख्वाहों में हुआ है, तो जाहिर है उसमें इजाफा ज़रूरी हो गया था, वो करना था। उनके वक्त में जो इजाफा हुआ, उन दिनों में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी और जिस तरीके से काउंटर टेररिज्म की जो वॉर हम लड़ रहे थे, वॉर ऑन टेरर, उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। तकरीबन 1,40,000 के करीब फौज तो सिर्फ जो फॉर्मर फाटा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, उसमें 1,40,000 ट्रुप तो सिर्फ उस जंग में शरीक थे फाटा के एरिया में, जबकि जो प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था 2 कोर उसके अंदर मौजूद थी। तो इसलिए वो इजाफा उस वक्त भी नागुज़ीर था, और बाद में जो 2 साल हमने उसको खत्म कर्टेल किया या मुंजमद किया, ये भी नेशनल स्ट्रेटजी के तौर पर एक बेहतर हिकमत अमली थी। और पाकिस्तान आर्मी ने कभी इसमें इजाफे का मुतालबा नहीं किया, क्योंकि कौम की तरक्की और पाकिस्तान आर्मी का मफाद एक है, कोई अलग टर्फ नहीं है जिसमें पाकिस्तान आर्मी कोई अलग मुतालबा चाहती हो या करती हो। तो इसको नेशनल स्पिरिट में ही लेना चाहिए। मैं समझता हूँ उनके वक्त भी इक़दाम बेहतर थे, और जो 2 साल मुंजमद रखा और अब जो इजाफा किया है, ये भी वक्त की ज़रूरत है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। हम प्रोग्राम में अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको एक खुशखबरी देंगे कि सिंध के वज़ीर आला ने कराची वालों के लिए और सिंध के लिए क्या ऐलान किया, इस बजट में उनके लिए क्या रिलीफ है, कितने % तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध वालों और कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर आते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा 25% कर रहे हैं, और वफाक की जानिब से 10% किया गया। पंजाब जो स्पेशल अलाउंस है उसकी मद में 25% दे रही है, लेकिन ओवरऑल 10% है। तो ये जो मामला है कि 25% इजाफा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तो ये कहा गया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इतना इजाफा होगा। क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल? इसके साथ साथ एक और चीज़ पर बात करेंगे, वफाक और सिंध के दरमियान चपकलिश पर। सिंध कहता है कि वफाक हमें पैसे नहीं देता, और वफाक की जानिब से PSDP का खसूसी तौर पर फ़ंड जो है वो कम रखा गया है। तो वो क्या कहते हैं वज़ीर आला सिंध, आपको सुनवाते हैं। बाकी सूबों में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। बड़ा एहसान। कल भी एक शख्स आए थे
एहसान कर रहे हैं कि पता नहीं 16 कितने 100 अरब बताए। ये तो भाई ये तो आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 742 अरब देने थे आपने सिर्फ इस साल, और आपने दिए कितने वो मैंने आपको बताया। मैंने ये भी कहा था कि इसका मेजॉरिटी सूबे से 70% सूबे से कलेक्ट होता है आपके पूरे। क्या मैंने गलत कहा? किसी एक चीज पे गलत बता दो ना कि ये आपने उस पे ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनसे काम नहीं चलेगा और फलाना आर्टिकल जो याद आता है आर्टिकल वो गलत सही पढ़ दिया तो अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो। वो भाई कुछ नहीं लगता। ये आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशात, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जिक्र करना चाहूँगा जो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। वफाक अगर 10% दे रहा है, आप कैसे देखते हैं? सिंध 25% दे सकता है पॉसिबली, और अगर उतना रेवेन्यू उनके पास मौजूद होगा? जो सूबाई हुकूमतें हैं वो खुद मुख्तार हैं। आप देखिए कि जैसे गंदम के इस वक्त जो अमदादी कीमत है उसमें फ़र्क है। वफाक जो है उन्होंने पहले 1650 और फिर 1800 रुपये मन अमदादी कीमत रखी है। सिंध ने 2000 रुपये रखी है। इसी तरह से सिंध और वफाक जो है, सिंध हुकूमत जो है उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो ज़रूरी नहीं कि वफाक की लाइन टो करे, वो जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक 25%, 30%, 50%, 100% बढ़ाना चाहें तो 100% का अनाउंसमेंट कर दे। सिर्फ इसमें कदगन ये होगा कि सिंध का जो हिस्सा है NFC अवार्ड से, जो आपका एक फार्मूला है, उसके मुताबिक जो फेडरल डिविजिबल पूल है, जो भी रकम जमा होगी वो सिंध को चली जाएगी, और बाकी का जो है वो सिंध को अपने महसूलात खुद से इकट्ठे करने होंगे। जो सूबाई टैक्सेस हैं, GST इस वक्त सिंध में सूबाई टैक्स है सर्विसेज पे, तो वो सारे महसूलात सिंध को खुद से इकट्ठे करने होंगे। अगर सिंध का कुछ सरप्लस पड़ा है पिछले साल का जो अनयूटिलाइज्ड बजट है, प्रोविंशियल सरप्लस। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और बात की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो। दूसरा, ये जो वज़ीर आला सिंध साहब कहते हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है, हम इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे हैं कोई। तो अगर इजाफी टैक्स भी नहीं लग रहे, आप रिलीफ भी दे रहे हैं, तो आपके पास इतने फंड्स होंगे? वही बुनियादी सवाल आता है। ओवरऑल तो फिर यही होता है ना, आपके पास चादर है, चादर अगर थोड़ी सी छोटी है आपके साइज से तो या आप सर ढांप लें या पाँव ढांप लें या अपना दाईं साइड ढांप लें या बाईं साइड ढांप लें, तो वो जो किटी है किटी तो वही रहेगी। अब उस किटी में ज़ाहिर है अगर सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें ज़्यादा देनी है तो कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ करना होगा कि वहाँ पे अखराजात जो हैं वो कम किए जाए, या आप अपनी ओवरऑल जो स्पेंडिंग है उसको रैशनलाइज कर सकते हैं कि बाकी जो गैर ज़रूरी या गैर तरक्याती अखराजात है उसमें कमी ला के जो मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसे जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाएं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किटी को बढ़ाने का जो तरीके हो सकते हैं, या तो ये है कि एक प्रो इन्वेस्टमेंट प्रो बिजनेस बजट जिसमें कि सूबाई हुकूमतें जो टैक्सेस सूबाई हुकूमतों को इकट्ठा करना है, स्पेशली GST सूबाई हुकूमतें जो इकट्ठा कर रही हैं, तो या तो वहाँ पे तरक्की देते हुए वहाँ से अपनी कलेक्शन को बेहतर कर लिया जाए। लैंड रेवेन्यू। डॉक्टर साहब, ये जो इशू है कि जो सिंध कह रहा है कि वफाक की जानिब से पूरा हमें जो PSDP फंड नहीं मिल रहे और जो हमारा हिस्सा है उसे दे के एहसान जताते हैं, तो इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, जो आइन के मुताबिक हिस्सा बनता है सूबे का वो तो वफाक को देना होता है। जो इशू बनता है वो ये होता है कि लेट से बजट 100 रुपये का रखा रेवेन्यू का, लेकिन चूँकि वफाक ने 80 रुपये इकट्ठे किए हैं, फेडरल डिविजिबल पूल में 80 रुपये आए, तो सवाए बलूचिस्तान के लिए 18वीं तरमीम में ये प्रोटेक्शन मौजूद है कि जो भी बजट बनेगा उसका हिस्सा जो है वो उसी बजट के हिसाब से बलूचिस्तान को ट्रांसफ़र किया जाएगा, खा वफाक उसको टैक्स इकट्ठे कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन उसको उसके हिसाब से मिलेगा। बाकी सूबों को कलेक्शन के हिसाब से उसके मुतनासिब पैसे मिल रहे होंगे। अगर कलेक्शन वही 100% है तो 100% हिस्सा मिलेगा, बढ़ गई तो ज़्यादा मिल जाएगा, कम हो गई तो कम हो जाएगा। तो ये तो एक सीधा NFC के अवार्ड के तहत मामला है। इस पे ये तो हो सकता है कि कलेक्शन पूरी नहीं हुई, उस वजह से नहीं हुए रिलीज, या ये हो सकता है कि एलोकेशन तो होगी थी, रिलीजेस टाइम पे नहीं हुई, लेकिन जो रिलीजेस टाइम पे नहीं हुई हैं वो अगले साल देना पड़ेंगी, वो सरप्लस में चली जाएंगी, तो वफाक वो पैसे विदहोल्ड नहीं कर सकते।
ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। 12 साला नेतन्याहू का दौरे इक़्तिदार ख़त्म हुआ। नफ्ताली बेनेट अब जो हैं वो इसराइल के वज़ीर आज़म बन गए हैं। जो इसराइल के दारुल हुकूमत है वहाँ पर जश्न का समय आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल की बात करेंगे। 12 साला दौरे इक़्तिदार नेतन्याहू का ख़त्म हुआ और अब नफ्ताली बेनेट जो हैं वो वज़ीर आज़म बने हैं। मखलूत हुकूमत बनाई गई है, अपोजिशन की जमातें मिल गई हैं और वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी। और अब इस हुकूमत के तहत जो 4 साला दौरे इक़्तिदार है इसमें 2 साल नफ्ताली और 2 साल याइर लपिद जो हैं वो हुकूमत करेंगे। इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है और इस मामले पर तल अवीव में जो है जश्न मनाया गया है। आखिर क्यों इसराइली नेतन्याहू की हुकूमत के जाने का जश्न मना रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जो ग्रिप रखते हैं एक मशरिक़ वस्ता से रिलेटेड अमूर पर, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब, क्यों आखिर ये जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, इसकी दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि एक तो जिसे हम कहते हैं कि इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि जो नेतन्याहू साहब है उन्होंने इतनी पावर एंजॉय की और वो राइट विंग जो वो नेशनलिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट करते थे, इसराइली नेशनलिज्म को, और इतने टफ रहे फलस्तीनियों के ऊपर के लोगों ने समझा कि शायद यही वो हमारा मुदावा है। तो दूसरी बात यह है कि जो इनकी ऑपोजिशन है वो ये नेक टू नेक कंपटीशन था। अगर आप देखें तो ये जो गवर्नमेंट बनाई है नफ्ताली बेनेट ने, ये भी कोई सिंगल हैंडेडली तो वो गवर्नमेंट बना नहीं सके, तो वो जो इनकी ऑपोजिशन थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऑब्वियसली दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर वो जो कहता था कि इन्होंने बहुत ज्यादा पावर इंजॉय कर ली, इनको जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, अब हमें नए लोगों को आजमाना चाहिए। तो लेकिन फिर भी इतनी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है नफ्ताली बेनेट की, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि उनकी जो यमीना पार्टी है वो लपेट साहब के साथ मिलकर ये हुकूमत बना रही है, 2-2 साल के लिए चलेंगे। तो एक तो ये फैक्टर है। लेकिन एक चीज देखा जाए तो जो बेंजामिन नेतन्याहू थे उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा कि उन्होंने अरबों के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उसका उनको बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। और अभी जो रिसेंटली गजा में इन्होंने ये तीसरा गजा में ऑनस्लॉट इन्होंने किया अपने टेन्योर में, और बड़ा हैवी हैंडेडली इन्होंने फलस्तीनियों को डील किया, तो इसकी वजह से ये बड़े पॉपुलर थे। आप ये समझते हैं कि ये जो मामलात गजा वाले हुए, जो हमने रिसेंट क्लैशेस देखे, ये दाखिली मामलात से जो है तवज्जो हटाने की एक कोशिश थी? क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, करप्शन के भी चार्जेस हैं, ब्राइबरी के भी चार्जेस हैं, और इसके साथ साथ जो अंदर अपोजिशन पार्टीज़ का माहौल था उनके दरमियान एक इत्तेहाद भी पैदा हो रहा था। डू यू थिंक कि वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट? देखिए, ये जो नफ्ताली बेनेट है ये बेसिकली इनके चीफ ऑफ स्टाफ रहे, फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर रहे और हर कोलिशन गवर्नमेंट में रहे। तो जाहिर बात है लोगों के अंदर गुस्सा तो था इनके अंदर कि ये बड़ी स्ट्रांग होल्ड है, एक बात। दूसरा ये है कि सारे अरसे के दौरान इनके और इनकी बेगम के ऊपर भी जो करप्शन के और रेड टेपिज्म के जो चार्जेस रहे। जो तीसरी बात ये है कि ये बिल्कुल समझते थे कि मैं जितना ज्यादा हॉक रहूंगा, जितना ज्यादा मैं सख्त रहूंगा फलस्तीनियों के ऊपर, उतना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगी। और चौथी बात यह है कि ये हर अमेरिकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाने में कामयाब रहे, और ये इनको बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। और जो पिछले 4 साल अमेरिका में ट्रंप साल के थे वो तो बहुत ज्यादा इनके लिए मुस्बत रहे। सो इनको ये था कि मैं जो है वो ग्लोबल पावर्स की भी सपोर्ट हासिल कर रहा हूँ, मुझे रीजन में भी एक्सेप्ट किया गया है, मुझे अरबों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अब्राहम एकॉर्ड भी कर लिया है, और मुझे शायद कोई बंदा हटा नहीं सकता। लेकिन जो एक सोल्यूशन नजर आया वो कोलिशन ही सोल्यूशन नजर आया, उसके अलावा इनको हटाया नहीं जा रहा था। सो बेंजामिन नेतन्याहू के दोबारा पावर में आने के चांसेस है। याद रहे कि ये एक दफा पहले भी 96 में प्राइम मिनिस्टर रह चुके और टोटल 1948 से लेके 15 साल तक सबसे ज्यादा पावर एंजॉय करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये दोबारा भी आएंगे। फलस्तीन के हवाले से इनकी पॉलिसी में कोई नरमी आएगी, क्या देखते हैं आप? बिकॉज ये एक बड़े राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट शख्स हैं और इनकी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे जिसमें ये
कह रहे हैं कि अरबों का कत्ल इनके लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है। बिल्कुल किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है, और बल्कि इन्होंने तो आते ही कहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बड़ी टफ लाइन लेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि हम फलस्तीनियों का जो इनकी जो पॉलिसी चल रही है उसको ये फॉलो करते रहेंगे, उसको लेके चलते रहेंगे। और वो जो फलस्तीन के रिलेटेड पॉलिसी वो है मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम प्रेशर, और मैक्सिमम फोर्स एंड मैक्सिमम प्रेशर यूज करें कि इतना हो कि जो अमेरिकन हैं वो इनसे कंसेशन लेते हैं। जिस तरह के जो बाइडेन साहब को कंसेशन लेनी पड़ी बेंजामिन नेतन्याहू से, उन्होंने कहा क्योंकि ये वायलेंस को कम नहीं कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी ये कोलिशन गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस है कि ये फलस्तीनियों के ऊपर सॉफ्ट रहे, ये इरानियंस के ऊपर सॉफ्ट रहे, ये ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सॉफ्ट रहे। सो लगता ये है कि मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं अपनी पावर को रिस्टोर रखने के लिए। ये कोलिशन ग्रुप ज्यादा टफ हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और नेतन्याहू के दौरे इक़्तिदार के हवाले से अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ट्विटर हैंडल पे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।